हेलो दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 105 किलोमीटर दूर एक सतारा इलाका है और उस सतारा इलाके के अंदर एक वाई नाम की जगह है। वहाँ एक डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर संतोष पोल। और डॉक्टर संतोष पोल को लोग पिछले 15 सालों से डॉक्टर साहब के नाम से जानते थे। और वहाँ के गुडवाड़ेकर हॉस्पिटल में उसने करीब 8 साल काम किया। लेकिन जब यह केस खुला तब पता चला कि कैसे डॉक्टर संतोष पोल पिछले 15 सालों से वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। कायदे से वो डॉक्टर कभी था ही नहीं, पर बहुत काबिल था। जिस गोड़वाड़ेकर हॉस्पिटल में वो 18 साल काम किया, वहाँ के जो हेड डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते थे तो पहला हेल्पर यही होता था और ख़ास तौर पर एनेस्थेसिया देने का काम भी यही करता था, पेशेंट को बेहोश करने का। वो भी बड़ी नाजुक चीज़ होती है, क्योंकि आप तय मात्रा से ज़्यादा दवा अगर देते हैं तो वो जान भी ले सकती है। लेकिन बाद में कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने वो हॉस्पिटल छोड़ा, फिर अपनी डिस्पेंसरी खोली। लेकिन जब पुलिस ने पूरी छानबीन की तो पता चला कि ये कायदे से कभी डॉक्टर था ही नहीं। इसने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी BEMS का कोर्स किया हुआ था। इसकी एक दूसरी पहचान ये भी थी कि ये वहाँ के ग्राम सभा चुनाव में चुनाव भी लड़ता था और वहाँ का प्रतिनिधि भी रहा। उसने रिप्रेजेंट किया अपने गाँव को, तो एक दबदबा भी था। इसके अलावा धीरे धीरे करके ये RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसका भी एक्टिविस्ट बन गया। और ये इस RTI के हथियार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए करता था, खास तौर पर पुलिस वालों के लिए। और करप्शन को लेकर ये पुलिस को ब्लैकमेल भी करता था। और इसलिए सतारा इलाके की पुलिस डॉक्टर संतोष पोल से घबराती थी, क्योंकि RTI भी करता था, ऊपर से एंटी करप्शन ब्यूरो में भी इसकी पहचान थी और धरना प्रदर्शन रैलियों में भी शामिल होता था। तो खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफिसर इससे घबराते थे और डरते भी थे। लेकिन 2016 में 15 जून को इस वाई इलाके के वाई पुलिस स्टेशन में कुछ लोग आते हैं एक मिसिंग कंप्लेंट लेकर। उनका कहना था कि आंगनबाड़ी स्कूल की एक टीचर जिनका नाम मंगला था वो गायब हो गई हैं। पुलिस के पास रिपोर्ट आती है और पुलिस उसकी छानबीन करती है। लेकिन इस तरह के केस में जब कोई हाई प्रोफाइल केस ना हो, आम लोग हो, तो पुलिस टालती भी है और थोड़ा टाइम भी लेती है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। तो घर वाले जाकर पुलिस को बताते हैं कि जो मंगला थी वो डॉक्टर संतोष पोल के टच में थी और वो उससे इलाज भी कराती थी। तब भी पुलिस ने कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में ये मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी उस पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे उनके खिलाफ भी डॉक्टर संतोष पोल ने उससे कुछ वक्त पहले करप्शन के इल्ज़ाम लगा रखे थे। और डॉक्टर संतोष पोल वो था जो पुलिस वालों को भी ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे लेता था। तो अब पुलिस वालों को भी लगा कि अगर इस मामले में डॉक्टर संतोष पोल को उठाएं और पूछताछ करें तो ऐसा ना लगे कि उसने इल्जाम लगाया तो पुलिस पलटकर बदला ले रही है। तो इसलिए पुलिस धीरे धीरे वक्त टालती रहती है। लेकिन घर वालों और बाकी लोगों के प्रेशर डालने पर पुलिस जब केस की छानबीन करती है और मंगला के कॉल डिटेल को खंगालती है तो पता चलता है कि 15 जून को जब ये गायब हुई थी तो आखिरी बार जो कॉल उसके फोन पे आया था वो डॉक्टर संतोष पोल का नंबर था। अब इतना काफी था बेसिक पूछताछ के लिए। पुलिस डॉक्टर संतोष पोल को बुलाकर पूछताछ करती है और संतोष पोल बिल्कुल नॉर्मली जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं मालूम हो, मेरे पास अक्सर इलाज कराने आती थी तो इलाज के सिलसिले में कॉल किया होगा। और यह कहकर वो पुलिस को टाल देता है। पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था तो पुलिस उसको जाने देती है। लेकिन इधर पुलिस को थोड़ा सा डाउट भी था, तो पुलिस अपने छानबीन को आगे बढ़ाते हुए और दूसरा इंटेंशन शायद यह भी था कि डॉक्टर संतोष पोल उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पीछे पड़ा हुआ था। तो उन्हें लगा कि इस केस में अगर डॉक्टर संतोष पोल को घेर सकते हैं तो बदला भी पूरा हो जाएगा। तो पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस ने देखा कि मंगला के गायब होने के बाद भी 4-5 दिनों तक मंगला के मोबाइल से कॉल किया जा रहा था। तो पुलिस ने देखा कि ये कॉल कहां कहां किया गया है। जब उन्होंने सारे कॉल डिटेल खंगाले तो एक नंबर ज्योति नाम के नर्स से जा मिला। जैसे ही ज्योति का नाम सामने आया पुलिस हैरान होती है, इसलिए कि ज्योति डॉक्टर संतोष पोल की करीबी थी और उसके डिस्पेंसरी में नर्स के तौर पर काम करती थी और कई सालों से उसके साथ थी। बल्कि उस इलाके में कहा जाता था कि ज्योति डॉक्टर संतोष पोल की गर्लफ्रेंड है। तो जब ये चीज सामने आई तो पुलिस बिना डॉक्टर संतोष पोल को बताए ज्योति को उठा लेती है और ज्योति से पूछताछ करती है कि एक तो ये नंबर तुम्हारा आ रहा है और दूसरा कि जिस जिस लोकेशन में आ रहा है वहाँ वहाँ तुम भी हो। तो उस नंबर से कॉल किया गया और वो फोन भी ज्योति के ही पास था। तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो आसानी से टूट जाती है और वो कहती है कि ये मंगला का फोन है और ये फोन मुझे डॉक्टर संतोष पोल ने दिया था। तो पुलिस ने कहा कि मंगला कहाँ है। तब उसने बताया कि मंगला को 16 जून की सुबह डॉक्टर संतोष पोल ने मार दिया और मारने के बाद उसको अपने फार्म हाउस में, जिसका एक हिस्सा पोल्ट्री फार्म के तौर पर यूज होता था, तो उसी पोल्ट्री फार्म में या उसी फार्म हाउस में दफना दिया। जब पुलिस को यह बात पता चलती है तो सबसे पहले पुलिस की एक टीम मुंबई जाती है, क्योंकि डॉक्टर संतोष पोल पुलिस के पूछताछ से बचने के लिए
मुंबई चले जाता था अपने बहनोई के पास। तो पुलिस डॉक्टर संतोष पोल को मुंबई से गिरफ्तार करके लाती है। उसके बाद पुलिस जब ज्योति के साथ आमना सामना कराती है तो डॉक्टर संतोष पोल के पास भी कोई रास्ता अब बचा नहीं। फिर जब वो अपने जुर्म की कहानी सुनाता है तो सतारा पुलिस को भी यह उम्मीद नहीं था कि इस एक मंगला केस के जरिए वो एक सीरियल किलर का बहुत बड़ा केस खोलने जा रही है और एक बहुत बड़ा सीरियल किलर उनके सामने बैठा है। वो बताता है कि मंगला को मारने के बाद उसे उस फार्म हाउस में ही दफना दिया, एक नारियल के पेड़ के नीचे। और वो फार्म हाउस भी उसका नहीं था, वो एक सिंचाई विभाग की महाराष्ट्र सरकार की जमीन थी जिस पे उसने कब्जा कर रखा था, इसी तरह से डरा धमकाकर आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर। पुलिस की टीम उस फार्म हाउस में पहुंचती है और पूछती है कि कहाँ पे दफनाया, क्योंकि वो बहुत बड़ा जगह था। वो बोलता है कि इस नारियल के पेड़ के नीचे। पुलिस की टीम नारियल के पेड़ को मशीन से काटती है, हटाती है, गड्ढा करती है और अंदर से एक कंकाल मिलता है। उसको फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है और बाद में फोरेंसिक और डीएनए से यह पता चल जाता है कि यह लाश मंगला की ही है। अभी तक बात सिर्फ मंगला की चल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक वहाँ के आईजी आते हैं और कहते हैं कि एक मिसिंग रिपोर्ट पर काम करना शुरू करो, क्योंकि उन्हें डॉक्टर संतोष पोल के पूरे कैरेक्टर को लेकर और उसके हाव भाव और उसके बात करने के तरीके पे शक होता है। और वो कहते हैं कि जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट है उनका पता करो कि कौन कौन कब से मिसिंग है और उनका क्या हुआ। तो जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि करीब 16 औरतें आसपास के इलाके से मिसिंग हैं और उनमें कॉमन बात यह थी कि जो 16 औरतें गायब थीं वो अकेली रहती थीं या उनके पति कहीं बाहर नौकरी करते थे। अब इसके बाद पुलिस ने जब फार्म हाउस के तरफ ध्यान दिया तो वहाँ पे 20 से 25 नारियल के पेड़ लगे हुए थे। तो जब ये मिसिंग रिपोर्ट आती है उस दौरान वहाँ के लोकल अखबार में खबर आना शुरू हो जाता है कि मंगला गायब थी, उसकी लाश एक फार्म हाउस में मिली, डॉक्टर साहब ने मारा। तो अब जितने भी लोगों के रिश्तेदार गायब थे उनको भी लगने लगा कि उन्हें भी कुछ हो न गया हो। तो वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को फोर्स करते हैं कि हमारे रिश्तेदार जो गायब हैं उनको भी आप तलाशिए। तो अब पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था। इसके बाद फिर जब संतोष पोल से अच्छे तरीके से पूछताछ होती है, जब अच्छे तरीके से पूछताछ होती है तो फिर वो पूरी कहानी सुनाता है और उसके बाद पुलिस की टीम डॉक्टर संतोष पोल को लेकर उस फार्म हाउस में जाती है, साथ में जेसीबी मशीन भी जाती है। तो वो 5 नारियल के पेड़ की तरफ उंगली करता है, फिर उसकी खुदाई होती है, उसमें कई दिन लगते हैं और उन 5 के नीचे से एक के बाद एक लगभग 5 लाशें मिली। तो मंगला को मिलाकर कुल 6 लाशें मिली, जिनमें से 5 औरतों की थी, एक पुरुष का था। एक लाश तो ऐसी मिली जिसकी ऑरेंज रंग की साड़ी उसके कंकाल के साथ उस वक्त भी वैसे ही चिपकी हुई थी। तो बाकी के जो 5 लाशें मिली उन सब की पहचान हो गई। अब इनकी कहानी शुरू होती है। इनमें से जो उसने पहला कत्ल किया था वो 2003 में किया था। संतोष पोल जब सतारा इलाके में था तो एक 23 साल की महिला के साथ उसे इश्क हुआ। उसके बाद उसकी शादी होने वाली थी कहीं और, वो इससे चाहती थी कि शादी कर ले, इसने मना किया। तो जब वो प्रेशर डालने लगी तो एक दिन इसने उसको बुलाया और बोला कि तुम अपना सारा गहना लेकर आओ और फिर हम शादी कर लेंगे। वो आई, उसके बाद इसने उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसी बेहोशी के हालत में इसने गड्ढा खोला और वो जिंदा थी। उसने जो भी 6 लोगों को मारा वो सब जिंदा थी। उसके बाद उसने उसको दफनाया और उसके ऊपर नारियल का पेड़ लगा दिया। यह उसका पहला कत्ल था। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा, फिर एक औरत से इसको इश्क हुआ, यह जिसकी ऑरेंज कलर की साड़ी मिली थी। उसने उसे भी गहनों के साथ बुलाया और बुलाने के बाद फिर उसको भी इंजेक्शन दिया और वो बेसुध हो गई। इस इंजेक्शन की खासियत यह है कि इस इंजेक्शन को जब आप सामने वाले को देते हैं तो वो बेसुध हो जाता है। सब कुछ पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप विरोध नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ पाँव ऐसा लगता है कि उठ नहीं रहा है और उसी आलम में वो गड्ढा खोदता और जिंदा दफना देता और उसके ऊपर नारियल का पेड़ लगा देता था। एक इसके बाद महिला थी जिसको इसने झूठ बोला था कि तुमको HIV एड्स है और एड्स के नाम पर काफी दिनों तक बोला मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इलाज करूंगा, और वो करते करते उसने उसको भी मार डाला क्योंकि उससे उसने उधार ले रखे थे। और उसे भी मारने के बाद उसी फार्म हाउस में नारियल के पेड़ के नीचे दफना दिया। जो इकलौता पुरुष था उसकी डोम गांव में एक जेवर की दुकान थी और उसने उससे कुछ उधार ले रखे थे और वो उससे पैसे वापस मांग रहा था। तो उसने इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि पैसे दो नहीं तो पुलिस के पास कंप्लेंट कर दूंगा। तो जिसने पैसे दिए थे वो बीच में बीमार रहने लगा। एक दिन उसको बोला कि तुम आओ, मैं तुम्हारी इलाज कर देता हूँ, और उसी फार्म हाउस में बुलाया। वहाँ उसने एक कमरा बनाया हुआ था, फिर वहीं इंजेक्शन दिया और उसके बाद उसने उसको भी नारियल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इसके सारे कत्ल में एक कॉमन चीज थी कि जिसको भी ये मारता था अचानक नहीं मारता था, पहले से प्लानिंग करता था और अपने शिकार को बुलाने से पहले ही गड्ढा तैयार कर देता था।
और नारियल का पेड़ सिर्फ इसलिए कि ताकि उसको याद रहे कि किस किस जगह किसको दफनाया है। तो मंगला की लाश मिली और ये सारी कहानी सामने आने के बाद अचानक एक पुलिस वाले ने नोटिस किया कि उसी फार्म हाउस में एक और गड्ढा खुदा हुआ है। तो पुलिस बड़ी हैरान कि ये 7वां गड्ढा किसके लिए है। तो जब पूछताछ हुई तो पता चला कि 7वां गड्ढा ज्योति के लिए था, जो उसकी नर्स थी। तो उसने बताया कि शुरुआत में जब उससे पूछताछ हुई थी तब उसे लगा कि आज मुझसे पूछताछ हो रही है, हो सकता है कल को ज्योति से भी पूछताछ करे। तो उसने उसी दौरान ये तय कर लिया था कि अब ज्योति को भी मार देंगे। लेकिन ज्योति की नसीब कि उससे पहले ही पुलिस ने डॉक्टर संतोष पॉल को पकड़ लिया, वरना वो 7वां गड्ढा उसी का था। और जो उस फार्म हाउस में उसने पोल्ट्री फार्म खोला था वो सिर्फ इसलिए कि अगर कभी गलती से भी लाश की बदबू बाहर जाए तो लोग कंफर्म नहीं कर पाए कि ये किस चीज की बदबू है। अब जब ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद पता चला कि असल में वो सिर्फ लूटपाट के लिए या प्यार में धोखा देने की नीयत से कत्ल नहीं करता था, बल्कि वो थोड़ा साइको टाइप था। इसको कत्ल करने के बाद बड़ी खुशी होती थी। और एक चीज ये भी थी कि देखो मैं कत्ल कर रहा हूँ, आराम से गड्ढे में दफना रहा हूँ, मैं नारियल का पेड़ लगा रहा हूँ और पकड़ना तो दूर किसी को भनक तक नहीं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। खैर 6 मामलों में पुलिस ने इसको आरोपी बनाया और उसके बाद अभी भी ये मामला कोर्ट में है। और बाकी जो बहुत सारे मिसिंग थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला, तो एक जांच को भी लेकर सवाल उठा कि जो बाकी की 17 महिलाएं गायब हैं कहीं उनको भी इसने मार न डाला हो, क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों से भी इसके रिश्ते इस्टेब्लिश होते हैं। ये कभी न कभी उन लोगों का इलाज करता था या कोई दवा फ्री में दे देता था, तो वो लोग भी इसके टच में थे। तो ये शक और सवाल आज भी है कि वो भी डॉक्टर संतोष पॉल के शिकार बनी, और अगर बनी तो उनकी लाशें और कंकाल कहाँ है। हालांकि प्रशासन ने जेसीबी मशीन से पूरे फार्म हाउस को ही खुदवा डाला, पर उन 6 लोगों के अलावा कुछ और नहीं मिला। हालांकि ये बचपन में पढ़ने लिखने में तेज था, इसके घर वालों का कहना है, लेकिन ये कि गलत रास्ते में चला था। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।